बेसिक डेमो शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने EJB का बेसिक पढ़ा था ना। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सर्वर कॉन्फ़िगर करना है EJB के लिए। जो सर्वर हम लोग यूज़ कर रहे हैं EJB के लिए वो सर्वर है हमारे पास JBoss। तो पहले हमारे एप्लीकेशन में क्या कॉन्फ़िगर था, टॉमकैट। अब क्या करेंगे, EJB का सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो राइट क्लिक करो इस पर, यहाँ न्यू करो और यहाँ क्या चूज़ करो, सर्वर। ठीक है, और यहाँ आपके पास ऑप्शन आएगा JBoss का, और JBoss में आप किसे चूज़ करो, ये 7.1 को। ठीक है, इसे मैंने यहाँ नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, तो जो वाइल्डफ्लाई 8.1 आ रहा है वो सपोर्ट देता है जावा 8 को, बट इट इज़ नॉट रिलायबल राइट नाउ। ठीक है, तो हम JBoss AS 7.1 यूज़ करते हैं। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर फिर से नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ वो पूछ रहा है कि वेयर यूर JBoss इज़ लोकेटेड, है ना। तो हम ब्राउज में जाकर इसकी लोकेशन बता देंगे, दैट इज़ इन द E ड्राइव। और E ड्राइव में हमारे पास सॉफ्टवेयर्स में सॉफ्टवेयर्स में हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा JBoss का। दिस इज JBoss के होम डायरेक्टरी तक जाओगे, यानी कि बिन से पहले तक जाना है ना, और इसे ओके कर देना है। ये पाथ आ गया आपके पास। एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट इसने क्या रखा है, 6 आप कर दो। 7 के मैंने आपको बताया था 8 के साथ अभी कंपैटिबल नहीं है, तो मैंने 7 तक कर दिया, और इसे नेक्स्ट करते हैं और इसे फिनिश कर देते हैं। तो आपके पास यहाँ JBoss AS 7.1 आ जाएगा। बिल्कुल, आप कितने सर्वर ऐड कर सकते हैं आप, लेकिन एक बारी में एक चलाओगे, है ना। और अगर क्योंकि इसका भी पोर्ट 8080 है, टॉमकैट का भी पोर्ट 8080 है, तो या तो आप टॉमकैट का पोर्ट चेंज करके हो या JBoss का, तो अगर आप दोनों चलाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी। इसका स्टैंड अलोन नोड एग्जिट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ हमारे पास JBoss कॉन्फ़िगर हो गया। अब हमें EJB का प्रोजेक्ट बनाना शुरू करना है। तो दिस इज़ योर स्टेप नंबर 1 कि हम EJB का प्रोजेक्ट बनाएंगे। और कल ही हम लोगों ने बात करी है कि EJB का जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो इसके अंदर क्या होगा, बिजनेस लॉजिक होगा। तो यहाँ न्यू पे जाओ, और देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ रहा है, EJB प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ आते हैं EJB प्रोजेक्ट पे। यहाँ आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है, तो मैं इस प्रोजेक्ट का नाम यहाँ कर रहा हूँ मॉडल। ठीक है, और इसे नेक्स्ट करते हैं। यहाँ देखो इसने क्या दिखाया है, EJB मॉड्यूल, यानी कि SRC नहीं बनाता है, क्या बनाता है EJB मॉड्यूल, जहाँ पर कोड लिखाया था। तो आप इसको एडिट करो और यहाँ कर दो SRC। तो SRC मतलब यहाँ सोर्स होगा। इस मॉडल में हम क्या करेंगे, EJB के मॉडल में यहाँ सिर्फ लॉजिक रखेंगे। इसे नेक्स्ट करते हैं। उसने आपसे पूछा कि मैं EJB की jar.example बनाऊँ, जैसे यहाँ बनती थी web.example, ऐसी बनती है, लेकिन हम हर चीज़ एनोटेशन से यूज़ करेंगे तो ज़रूरत ही नहीं है हमें इसकी। तो मैं इसे टिक नहीं करता और इसे फिनिश कर देता हूँ। तो देखो इसने यहाँ एक मॉडल बना दिया यहाँ पर EJB का। ठीक है, और इस मॉडल पे अगर आप आइकन देख रहे हो तो इस पर एक आइकन आ रहा है यहाँ पर, जो बीन का आइकन है ना। तो जिससे आप बोल रहा है कि EJB प्रोजेक्ट है। अब इसके SRC सेक्शन में जाना है, और SRC सेक्शन में जाकर आपको यहाँ एक EJB बनानी है। तो मैं इसे राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पर, यहाँ से हम न्यू चूज़ करते हैं, और देखो यहाँ ऑप्शन आ रहा है सेशन बीन बनाने का। तो आप यहाँ से इसकी सेशन बीन बनाओगे। तो मैंने कल ही आपको बताया था कि सेशन बीन इज़ फॉर बिजनेस लॉजिक, जिसमें आप बिजनेस लॉजिक लिखने वाले हो। ठीक है, अब जब सेशन बीन बनाते हो तो देखो यहाँ हम जाकर क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं एक पैकेज का नाम। ठीक है, और यहाँ डाल देते हैं हम बीन्स। ठीक है, और यहाँ हम इस बीन का नाम रख देते हैं कैलकुलेटर, जिसमें हम कैलकुलेशन लॉजिक लिख देंगे, बहुत छोटा सा। ठीक है, जब भी आप इसे बीन बनाओगे तो देखो बीन बनाते हो तो आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, स्टेटलेस, स्टेटफुल और सिंगलटन। इसका मतलब बीन जो है आपके पास, जो भी हम लोगों ने बात की कि सेशन बीन जो आपके पास है कंटेन द बिजनेस लॉजिक। तो आप बिजनेस लॉजिक बनाने के लिए आप क्या बना रहे हो, सेशन बीन। एंड अगर आपसे पूछते हैं सेशन बीन कितने टाइप्स की हैं, तो आप बोलोगे 3 टाइप्स
ऑफ सेशन बीन्स। ठीक है, पहले 2 टाइप की होती थी EJB 2 में, EJB 3 में जाकर ये 3 टाइप की हो गई। इसमें से एक है आपके पास स्टेटलेस बीन। स्टेटलेस बीन का मतलब है इट ओनली कंटेन्स methods, no instance variable, inside it। इसका मतलब इसमें कोई इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है। और आप जानते हो कि when you create object of any class, every time it allocate memory for इंस्टेंस वेरिएबल्स, ये आप जानते हो, है ना। सो इट मीन्स एवरी ऑब्जेक्ट हैज देयर ओन कॉपी ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल्स, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। सो वी कैन से एवरी ऑब्जेक्ट हैज ओन स्टेट। हर ऑब्जेक्ट के पास क्या अपना स्टेट है, बट स्टेटलेस सेज नो इंस्टेंस वेरिएबल इन अ क्लास। सो इट मीन्स नो स्टेट इज देयर। इसका मतलब कोई स्टेट इसमें होता ही नहीं है। सो ये आप स्टेटलेस बीन किस लिए बनाओगे? विच कंटेन्स ओनली लॉजिक मेथड्स विच कॉल एंड गिव आउटपुट, एंड मेथड्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स। इसका मतलब कॉल करे, आउटपुट दे, खत्म। उसका यूसेज हमें कहीं और यूज ही नहीं करना है। इसका मतलब जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि मेरे को एक पावर निकालनी है, तो बोलो पावर 2⁻³ और ये मुझे आउटपुट दे 8 एंड दैट्स इट। इसका मतलब किसी इंस्टेंस वेरिएबल पे डिपेंड नहीं है, इट ओनली डिपेंड ऑन लोकल वेरिएबल्स। यानी कि वो किस पे डिपेंड है? अपने फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स पे। सो इट इज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो इसका मतलब जब भी आपके पास स्टेटलेस बीन बनेगी, वो कभी भी ऐसी नहीं हो सकती, वो एम्प्लॉय बीन नहीं हो सकती, क्योंकि एम्प्लॉय बीन के लिए तो इंस्टेंस वेरिएबल चाहिए ना। क्योंकि एम्प्लॉय के तो बहुत सारे ऑप्शन होंगे, हर ऑब्जेक्ट को अपना स्टेट मेंटेन करना है। कस्टमर नाम से नहीं हो सकती, अकाउंट नाम से नहीं हो सकती, पर्सन नाम से नहीं हो सकती, है ना। ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती इसके अंदर, बिकॉज डेट मेंटेन द स्टेट। ये कैसे हो सकती है? जैसे कैलकुलेटर मान लिया, ऐड को कॉल किया, ऐड आया, आउटपुट आया, काम खत्म। सो दैट इज अ नेचर ऑफ स्टेटलेस बीन। ये बात समझ आइए आप लोगों को? सो स्टेटलेस बीन मीन्स नो इंस्टेंस वेरिएबल इन बीन। तो अब हम इसके बाद देखने वाले हैं स्टेटलेस बीन लाइफ साइकिल। ठीक है, दिस इज द, ये आप देख रहे हो, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ स्टेटलेस। इसकी लाइफ साइकिल देखो क्या है। ये बोलता है देयर इज 2 थिंग्स। वन इज बीन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि जब तक आपने उसे कॉल नहीं लगाया है तब तक वो बीन एग्जिस्ट नहीं करती। यानी कि जब आप उसको पहली बार ऑब्जेक्ट बनाओगे, जब आप पहली बार उसे कॉल लगाओगे, देन इट कम्स इन द पिक्चर, है ना। तो बाय डिफॉल्ट इट इज दिस बीन इज डज नॉट एग्जिस्ट, दिस बीन इज डज नॉट एग्जिस्ट। और जब आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, तो फर्स्ट थिंग क्या कर रहा है? क्रिएट अ न्यू बीन इंस्टेंस। उसने बीन का ऑब्जेक्ट बनाया। अब ये जो बीन का ऑब्जेक्ट बनाएगा, दैट इज डन बाय योर JBoss। यू आर नॉट गोइंग टू राइट न्यू और बीन का ऑब्जेक्ट, दैट इज हैंडल्ड बाय योर JBoss। तो हम लोग सिर्फ क्या करेंगे? DI करेंगे। DI मीन्स डिपेंडेंसी इंजेक्शन, यानी कि हम उसका ऑब्जेक्ट का सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल बना के छोड़ देंगे और वो अपने आप ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसे डाल देगा। इसलिए हम उसे बोल रहे हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। मतलब डिपेंडेंसी को क्या कर रहा है? इंजेक्ट कर रहा है। वी आर नॉट क्रिएटिंग इट। जैसे वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर देगा तो उसका कंस्ट्रक्टर कुछ कॉल करेगा। जब ऑब्जेक्ट बनता है तो क्या चलता है? कंस्ट्रक्टर। यहाँ कंस्ट्रक्टर की जगह यहाँ पर क्या आ गया आपके पास? पोस्ट कंस्ट्रक्ट। वो कह रहा है नाउ ऑब्जेक्ट इज रेडी एंड व्हाट यू वांट टू डू, यू विल राइट इनसाइड अ पोस्ट कंस्ट्रक्ट। सो पोस्ट कंस्ट्रक्ट अगर आप देखो तो @ से है ना, जैसे हमने पढ़ा @ ओवरराइड।
सो इट्स लाइक एन एनोटेशन, और ये एनोटेशन आपको बता रहा है कि अगर आप किसी मेथड के ऊपर पोस्ट कंस्ट्रक्ट लिख दोगे तो इसका मतलब ये होगा कि जैसी ऑब्जेक्ट बनेगा ये पोस्ट कंस्ट्रक्ट वाला फंडा कॉल हो जाएगा, एंड यू कैन राइट अ कोड फॉर इनिशियलाइज योर थिंग्स। ठीक है, जैसे ये बन जाएगा, सो इट इज सेइंग नाउ यू कैन कॉल द मेथड। आप क्या कर सकते हो, उस मेथड को कॉल कर सकते हो, है ना। और ये बीन आपके पास कॉल होने के बाद, जैसे बोला ना सेन वो बाय क्लाइंट, वंस यू कॉल इट, इट इज गो बैक टू योर मेथड रेडी पूल। तो इसके पास एक पूल होगा। इस पूल का मतलब आप ऐसे सोचो कि एक पूल है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट पड़ा है आपका। तो जब भी आप इसे यूज करते हो ये आता है, आपको सर्व करके जाता है, और सर्व करने के बाद वापस कहाँ चला जाता है, पूल में चला जाता है। ठीक है, तो अगर आपके पास लेट से बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, सपोज करो आपके पास 1000 क्लाइंट्स हैं, तो एक ऑब्जेक्ट तो सर्व नहीं कर सकता आपको, तो क्या करेगा, पूल में ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स डाल देगा। सो लेट से इट इज सेइंग 20 ऑब्जेक्ट्स इन अ पूल, है ना। तो कुछ 1000 में से कुछ सर्व कर रहे होंगे इसको, कुछ सर्व कर रहे होंगे किसी और को, है ना। तो बिल्कुल ऐसा समझ लो, जैसे आप डोमिनोज पे ऑर्डर देते हो तो वहाँ पर उनके पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉयज़ हैं, और सपोज उस डोमिनोज में 40 पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉयज़ हैं और ऑर्डर आ रहे हैं 3000, तो क्लाइंट्स कॉल कितनी है 3000, लेकिन उसमें से क्या हो रहा है, वो पूल में से कुछ लोग निकल रहे हैं और जाके सर्व करते हैं, और सर्व करने के बाद वापस कहाँ पहुँच जाते हैं, वापस डोमिनोज में, और वेट करते हैं कि नेक्स्ट कॉल कौन सी आएगी। सो डोमिनोज हैज़ अ पूल ऑफ वर्कर्स, है ना, और वो उन्हें सर्व करने के लिए भेजता है और वापस वो आ जाते हैं। इसका मतलब वो आपका स्टेट मेंटेन नहीं रखते। स्टेट मेंटेन करने का मतलब वो आपको डिलीवर करते हैं आउटपुट, और उसके बाद वापस भूल जाते हैं आपको कि वो यू आर गेटिंग पॉइंट। सो इट मीन्स देयर इज नो स्टेट मेंटेनर, देयर इज जस्ट अ कॉल। वंस यू कॉल इट, इट विल गिव आउटपुट टू यू एंड देन मूव बैक टू द पूल एरिया। दैट्स व्हाई इट हैज द पूल, है ना। और वो कहता है कि इफ you are not using the object from longer period of time, so it will call timeout. Timeout means now kill this object because it is not using from longer period of time. तो वो क्या करेगा, it is going to call pre-destroy. Pre-destroy is like your post construct. Post construct कहता है ना कि once your object is get created, मैं जाकर इसे कॉल कर दूंगा post constructor को कि भाई क्या initialization करना चाहते हो post construct में करो, and once it is not in use फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आप सोचो कि डोमिनोज के पास 40 पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉयज हैं, ऑर्डर 10 आ रहे हैं सिर्फ पूरे दिन में, तो वो क्या करेगा, वो 1 महीना चेक करेगा, 1.5 महीना चेक करेगा, उसका देखेगा कि मेरे को 40 की जरूरत नहीं है, तो क्या करेगा, कहेगा इसे किसी और सेंटर पे लगाए थे या इनको हटाए थे, फायर कर देते हैं, उठा लें, है ना। तो सेम इट इज हेयर, इट मीन्स इट इज चेकिंग इफ द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट यूजिंग फ्रॉम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट वुड बी द एक्शन, द एक्शन इज टाइम आउट, और जब वो टाइम आउट होगा तो वो डिस्ट्रॉय करने जाएगा। सो यू कैन क्रिएट योर ओन मेथड दैट इज द प्री डिस्ट्रॉय, मतलब आप उसके ऊपर एनोटेशन लगाओ प्री डिस्ट्रॉय, और आप उसके ऊपर बिहेवियर डाल सकते हैं कि भैया ऑब्जेक्ट जा रहा है मेमोरी से, सो व्हाट आई वांट टू डू, सपोज ऑब्जेक्ट आ रहा है, यू वांट टू ओपन अ कनेक्शन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज गोइंग यू आर क्लोजिंग सम कनेक्शन, और यू आर एलोकेटिंग सम रिसोर्सेज व्हेन इट इज यूजिंग पोस्ट कंस्ट्रक्ट, है ना। जब ऑब्जेक्ट बन रहा है यू एलोकेट सम रिसोर्स, एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज going back, so then you destroy something, है ना, you deallocate some resources. So this is the life cycle of stateless. So अगर आपसे कोई पूछ रहा है, there are 2 state only, does not exist and exist, है ना। So does not exist is, it means when the object is not created, and once it is created, it is in a pool and it is going to serve the client every time. Whenever a client make a call, it is serving it, यार बार उसे सर्व कर रहा है ना। और once it is not serving from longer period of time, it is going to destroy it, ठीक है। So this pool size you can configure in your JBoss, तो आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर नीड। जैसे आपको लगना शुरू हुआ कि मेरे पास कस्टमर्स तो आ रहे हैं 2 लाख, लेकिन ऑब्जेक्ट्स हैं सिर्फ 20 पूल में, सो आई नीड टू इंक्रीज इट, समझ आ रहा है आप लोगों को। तो 2 लाख रिक्वेस्ट एक साथ नहीं आती, देयर इज अ सम फ्रैक्शन ऑफ टाइम डिफरेंस, कि भाई एक रिक्वेस्ट आ रही है इस मिली सेकेंड पे, एक रिक्वेस्ट आ रही है इस मिली सेकेंड पे, तो वो ऑब्जेक्ट सर्व कर देते हैं। इसका मतलब आपको 1 लाख रिक्वेस्ट के लिए 1 लाख ऑब्जेक्ट्स से बनाने हैं। यू कैन क्रिकेटर लाइक 200 ऑब्जेक्ट्स मैंने पूल में रख दिए, विच इज गोइंग टू सर्व 1 लाख रिक्वेस्ट। समझ रहे आप लोगों को बातें।
एंड दिस पूल इज मैनेज बाय whom? इट इज मैनेज बाय JBoss। ये बात ले रहे हो आप लोगों को? सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ स्टेटलेस बीन। तो हमें अब क्या पता चल चुका है कि व्हाट इज स्टेटलेस बीन एंड व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ स्टेटलेस बीन, राइट? सो नाउ वी हैव अनदर चॉइस दैट इज कॉल्ड स्टेटफुल बीन। हम क्या बना सकते हैं इसके साथ साथ? स्टेटफुल बीन भी बना सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं दूसरी बीन की, दैट इज स्टेटफुल। So stateful says it has instance variables, यानी कि इसके पास क्या इंस्टेंस वेरिएबल है? So we can say, so for each request it is going to create a new object every time। उसको हर रिक्वेस्ट पे क्या बनने वाला है? एक नया ऑब्जेक्ट। सो देयर इज नो ऑब्जेक्ट पूल कंसेप्ट लाइक स्टेटलेस। यहाँ पूलिंग वूलिंग का कंसेप्ट ही नहीं है। आपके लिए हर रिक्वेस्ट पे क्या बनना है? एक नया ऑब्जेक्ट। इसका मतलब सोचो कि फ्लिपकार्ट बना रहे हैं और फ्लिपकार्ट पे हर रिक्वेस्ट पे हम नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि हर एक का ऑर्डर अलग होगा। मेरी बात समझ रही है आप लोगों को? लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे डिस्काउंट चेक करना है फ्लिपकार्ट पे एक मोबाइल पे, है ना, पर्टिकुलर मोबाइल पे डिस्काउंट चल रहा है मेरे पास, तो मैं डिस्काउंट का मेथड बना दूँ और मैं मोबाइल का मॉडल नंबर पास क्या करूँ और मुझे क्या मिल जाए करे? उसका डिस्काउंट। तो वो मेथड के लिए मेरे को ऑब्जेक्ट बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। जब भी चाहिए उसे कॉल करो, कॉल कर रहे हो तो वापस कहाँ चल जाएगा? पूल में। सो मैं इसको स्टेटलेस से खेल सकता हूँ उस पर, राइट? तो ये समझ आया आप लोगों को? स्टेटफुल बीन कब नीडेड आपके पास? जब आपके पास हर यूजर के लिए एक नया ऑब्जेक्ट आपको चाहिए। सो देयर इज नो ऑब्जेक्ट पूल लाइक थिंग, है ना, जैसे कि स्टेटलेस में होता है। और दूसरी बात आपको समझ नहीं है, इट हैज एडिशनल मेथड्स। इसमें कुछ एडिशनल मेथड्स हैं, दैट इज एक्टिवेट एंड पैसिवेट इन लाइफ साइकिल। तो जो लाइफ साइकिल थी पहले, वो सिर्फ क्या थी हमारे पास? पोस्ट कंस्ट्रक्ट एंड प्री डिस्ट्रॉय। ये तो है ही इसके पास, यानी कि जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो पोस्ट कंस्ट्रक्ट कॉल होगा, है ना, पोस्ट कंस्ट्रक्ट वाली एनोटेशन चलेगी, और जब ऑब्जेक्ट जा रहा होगा तो प्री डिस्ट्रॉय वाली चलेगी। अब इसको देखते हैं हम टाइम आउट क्या है यहाँ पर। अब मैं एक्टिवेट और पैसिवेट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। एक्टिवेट पैसिवेट यहाँ पर बोल रहा है कि वंस ऑब्जेक्ट इज गेट क्रिएटेड इट इज एक्टिवेटेड, एंड व्हेन इट इज नॉट यूजिंग फ्रॉम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इट इज गेट पैसिवेटेड। क्या होगा? पैसिवेट हो जाएगा। पैसिवेट का मतलब होता है उसे सीरियलाइज कर दो। सीरियलाइज पढ़ा ना हम लोगों ने? सीरियलाइज मीन्स ऑब्जेक्ट को बाइट में कन्वर्ट करो और फाइल में राइट कर दो, यानी कि हार्ड डिस्क में जाकर राइट कर देता है। अब सोचो ना कि अगर आप रियल टाइम में आप बोल रहे हो कि हर रिक्वेस्ट पे क्या बनने वाला है? एक ऑब्जेक्ट। तो आपके पास एक हीप होगा, वहां पर मेरे पास क्या बन रहे होंगे हर रिक्वेस्ट पे? ऑब्जेक्ट्स। तो एक टाइम ऐसा होगा ना जब ये हीप फुल हो जाएगा ऑब्जेक्ट से, तो कहता है इतने सारे रिक्वेस्ट पे हर बार मैं नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, बिकॉज देयर इज नो पूलिंग मैकेनिज्म। तो मैं क्या करूँगा, जो ऑब्जेक्ट्स यूज नहीं हो रहे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम से, तो एल्गोरिथम लगाएगा एक, डेट इज LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज एल्गोरिथम। जो नहीं हो रहे उस, तो यहाँ पर जब ये थे दैट इज कॉल्ड एक्टिवेट। जब ये आए तो एक्टिवेट थे, और नहीं यूज हो रहे थोड़े टाइम से, तो इसे क्या कर दिया जाए? पैसिवेट। पैसिवेट का मतलब है इसे हार्ड ड्राइव में जाकर राइट कर दो। तो आप यहाँ हीप जो बना के बैठे हो डेट इज ऑन योर रैम, रैम कैपेसिटी इज लेस देन योर हार्ड डिस्क, so you can just store these objects in hard disk, and that state is called passivate state. So your activated object is moved to the passivate thing, and how it is passivate? It is passivate by using serialize, and serialize says object convert into bytes, then it is able to write in a hard drive. बताओ जी, समझ आता है सबको बात? So now it is passivate, and when the request comes again, it is become activate. इसका मतलब क्या होगा? ये पैसिवेट से क्या हो सकते हैं? फिर एक्टिवेट हो सकते हैं ना। इससे क्या हुआ? आपका हीप बहुत भरा नहीं है ना, ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। जैसे आप फ्लिपकार्ट पे गए, आपने जाकर ऑर्डर दिया, उसके बाद कुछ नहीं करते,
आधे घंटे तक, तो क्या करने वाला है आपको, पैसिवेट कर देगा, है ना। फिर आप आए तो वापस आपको क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। अब वो क्या करता है, उसके साथ एक और चीज रखता है एक्टिवेट पैसिवेट के साथ, दैट इज कॉल्ड टाइम आउट। इफ यू आर पैसिवेट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सो इट इज बिकम टाइम आउट। और जैसे टाइम आउट होगा, इट इज गोइंग टू कॉल प्री डिस्ट्रॉय, वो जाकर किसे कॉल कर देगा, प्री डिस्ट्रॉय एनोटेशन को, और आप वहां जाकर कोड लिख दोगे कि व्हाट आई विल डू व्हेन इट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय, एंड दैट्स अ लाइफ साइकिल ऑफ योर स्टेटफुल। समझ आ रही बात आप लोगों को? तो आप देख रहे हो, इसकी अगर हम लाइफ साइकिल कंपेयर करें स्टेटफुल की, सो दिस इज द स्टेटफुल लाइफ साइकिल डायग्राम। तो अगर आप यहाँ जाके देख रहे हो, सो दिस डायग्राम सेज कि अगर मैं इधर से इस पिक्चर को लेते हैं, सो बीन डज नॉट एग्जिस्ट, इट मीन्स देयर इज नो रिक्वेस्ट, व्हेन द रिक्वेस्ट इज कमिंग इट इज गोइंग टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, और मैंने आपको बताया था उसके लिए क्या लगाएगा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, इट इज गोइंग टू कॉल पोस्ट कंस्ट्रक्ट। इट इज सेम लाइक योर स्टेटलेस, है ना। वंस इट इज गेट क्रिएटेड, तो ये बन गया आपके पास मेथड रेडी, है ना, देयर इज नो पूल काइंड ऑफ थिंग। अब वो यहाँ पहुंचा और वो सर्व कर रहा है, सर्विंग द क्लाइंट, है ना, क्योंकि क्लाइंट उसे यूज कर रहा है। व्हेन इट इज नॉट सर्विंग, इट इज बिकम पैसिवेट, एंड व्हेन इट इज बिकम पैसिवेट, देयर इज अ एनोटेशन कॉल्ड प्री पैसिवेट। तो आप ये देख सकते हो कि भाई मेरे को क्या करना है, व्हेन इट इज गोइंग टू पैसिवेट, आई कैन लेट्स से सेव द टाइम, कि भाई मेरे को एक टाइम डेट टाइम स्टैम्प मैंने सेव कर ली कि कितने बजे पैसिवेट हुआ था, एंड व्हेन इट इज activated is going to call post activate, and when it is not calling from longer period of time, so it will do a time out, this one। और जब टाइम आउट होगा तो वो कैसे कॉल कर देगा, प्री डिस्ट्रॉय। सो इट मीन्स एडिशनल चीज आपके पास क्या आ गई, मेथड पैसिवेट और एक्टिवेट, है ना। पोस्ट कंस्ट्रक्ट प्री डिस्ट्रॉय पहले भी था आपके पास, क्लियरिटी है। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ stateful. So it means you have two options, either you can create stateless, either you can create stateful, है ना। दोनों जावा क्लास है, that is पोजो क्लासेस, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। सिर्फ कैसे पता लगेगा स्टेटलेस स्टेटफुल है, वो एक तो इंस्टेंस वेरिएबल वाला फंडा, और दूसरा वो एनोटेशन लगाएगा @स्टेटलेस एंड इट इज बिकम स्टेटलेस, व्हेन यू राइट @स्टेटफुल इट इज बिकम स्टेटफुल। ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी आ गई। नाउ अनदर थिंग इज, इसके साथ साथ अगर हम एक और चीज देखें, so there is a thing called third kind of bean, that is called singleton, and its name says it's a singleton, so it means only single object is get created and single object is serving the client, है ना। तो अगर आप इसे कंपेयर करो स्टेटलेस से, वहां पर सिंगल ऑब्जेक्ट था लेकिन एक पूल भी था, सो देयर इज अ बंच ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बट यहाँ सिर्फ क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, देयर इज नो पूल मैकेनिज्म। ठीक है, तो सिंगलटन आप सिर्फ तभी यूज करो जैसे कि आप एडमिन सेक्शन बना रहे हो, तो एडमिन में यूजर कितने होंगे, एक या दो, तो वहां पर आप क्या यूज करो, सिंगलटन। क्योंकि वो सर्व करेगा तो सिंक्रोनाइज कर देगा। हाँ जी, यहाँ तो समझ आए। सो देयर आर थ्री काइंड ऑफ चॉइसेस, आइदर स्टेटलेस, स्टेटफुल और सिंगलटन। तो अभी हम वापस आते हैं अपने उसी ऑप्शन पे, एंड वी आर गोइंग टू चूज स्टेटलेस। हम कौन सी बीन बना रहे हैं यहाँ पर, स्टेटलेस। क्या तो क्लियर हुआ आप लोगों को? अब वो बोलता है कि व्हेन यू क्रिएट दिस स्टेटलेस थिंग, देन यू हैव अ चॉइस, आइदर यू क्रिएट रिमोट इंटरफेस, आइदर यू क्रिएट लोकल इंटरफेस, है ना, और आइदर यू क्रिएट नो इंटरफेस यू। तो मैंने इसे अनटिक कर दिया एंड रिमोट और लोकल को चूज किया। सो व्हाट इज इट? बिकॉज वी नो दिस EJB is to create distributed application, है ना। यहाँ क्या होने वाला है हमारे पास, my EJB is set on JBoss, तो मेरे JBoss पे चलेगा, and inside this JBoss server I have this EJB, either it is stateless or either it is stateful. So this stateless thing or stateful thing, or either the singleton thing, that is my EJB, right? And it is set inside the JBoss. ठीक है, अब जब ये JBoss में सेट करेगा, so now I have a client, and who is my client? My client can be a struts, my client can be a string, my client can be servlet JSP. So I am saying if it is struts
और इट कुड बी अ स्प्रिंग MVC, है ना, दीज आर द फ्रेमवर्क्स, और आइदर इट कुड बी अ स्विंग दैट इज अ डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन, और आइदर इट कुड बी plain JSP or servlet. I mean it is either it is a web application or either it is a desktop based application, right, or either it is again there is a web traditional web application, right. अब अगर हम इसकी बात करें, so this could be run on some different server or might be some same server, है ना. तो ये सेम सर्वर पे भी चल सकती हैं, यानी कि इनसाइड द JBoss और आउटसाइड द JBoss. सो इफ इट इज रनिंग आउटसाइड द JBoss, आई कैन से इट इज रनिंग ऑन Tomcat और कैन बी इनसाइड द JBoss, राइट. इसका मतलब क्या है कि मैं Tomcat पे चलाऊँ या इनसाइड द सेम JBoss चलाऊँ. मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, आई वॉन्ट टू रन इन अ डिफरेंट JVM, एंड दिस थिंग आई वॉन्ट टू रन इन अ डिफरेंट JVM. इसका बेनिफिट क्या होगा, अगर ये दोनों अलग अलग JVM पे चलेंगे तो JVM दो अलग अलग प्रोसेस है, एंड बिकॉज इट इज रनिंग ऑन टू डिफरेंट JVM, सो इट इज हैविंग टू डिफरेंट हीप्स. सो देयर इज अ वन हीप एंड देयर इज अनदर हीप फॉर दिस JVM. इससे बेनिफिट क्या हुआ आपके पास, सोचो बेनिफिट क्या है. अगर आपके पास 16 GB की मशीन है तो आप 4 GB का हीप इधर बनाओ, 4 GB का हीप उधर बनाओ, बड़ी मेमोरी पे प्ले कर सकते हो, है ना, क्योंकि हीप की एक लिमिटेशन है कि आप इतने से ज़्यादा नहीं जा सकते अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स और अलग अलग आर्किटेक्ट के हिसाब से. तो आप ऐसे 2 JVMs बना सकते हो, यानी कि आप 2 JVMs चला सकते हो. व्हेन यू आर रनिंग 2 JVMs, द प्रॉब्लम इज आई वांट टू कॉल EJB फ्रॉम हेयर. मैं यहाँ से EJB को कॉल करना चाहता हूँ, बट वेयर इज द EJB ऑब्जेक्ट. EJB ऑब्जेक्ट इज ऑन अ डिफरेंट JVM. मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को. EJB ऑब्जेक्ट इज ऑन अ डिफरेंट JVM and my from where I want to call it is in a different JVM. तो ये कैसे पॉसिबल है, तो पॉसिबल ही नहीं है. अब सोचो ना, आप एक ही JVM पे अभी तक कॉल लगाते थे, आप उसका रेफरेंस लेकर आते थे और आपके पास रेफरेंस होता था. रेफरेंस क्या होता था, एड्रेस होता था. अब दोनों ही JVM क्या हो गए, अलग अलग. either it is in a same machine or either in a different machines. You cannot access one JVM reference to another JVM. So the thing is here, it is used as serialize, deserialize in between. बात समझ आ रही है आप लोगों को, क्या यूज होगा, serialize और deserialize. It means अगर मैं यहाँ से बैठ के इसे कॉल लगाना चाहता हूँ, let's suppose I want to call it from here. So I want to call it from here. So this calling point, when I am calling it, it is first serialized. It means it is converted my call into bytes. I mean it means in 0 and 1. And then it is making a call to my EJB. So when it is making a call, so it will convert 0 1 again into bytes. So it means it is doing a deserialized process, है ना. और then it is making a call to EJB. EJB will do their own stuff. I mean the logic will be run, है ना, logic चला, and once the logic is done, it is converted back my thing into serialized, है ना. It means the output is converted into serialized bytes and it is get transfer over the network. और फिर when it is receiving it, it is doing a deserialize and it will receive the output. सबको मेरी बात समझ आ रही है. So it means जब भी कॉल लगाता है, it is first convert my parameters. सोचो ना, अगर आप किसी फंक्शन में कॉल लगा रहे हो तो आप उन पैरामीटर को किसमें कन्वर्ट करोगे, बाइट्स में, बिकॉज यू आर डूइंग अ नेटवर्क कॉल, है ना. और जिस नेटवर्क कॉल से वो जाता है तो कोई प्रोटोकॉल भी तो यूज करता होगा. डेट प्रोटोकॉल इट इज यूजिंग इज RMI. इसे यूज करता है RMI. RMI स्टैंड फॉर रिमोट मेथड इन्वोकेशन. आप सबने कभी कॉलेज टाइम में पढ़ा होगा कि RMI पढ़ाया जाता है आप लोगों को. डेट इज अ रॉ थिंग. आपको सब कुछ बनाना पड़ता है. EJB के आने से क्या हुआ, सब कुछ सर्वर ने कर दिया आपके लिए. अंडरलाइंग serialize, deserialize protocol using it is done by your JBoss, है ना. So it is using RMI protocol to make a conversation between this client and server, है ना. और ये जो आपका वेब एप्लीकेशन है, it is calling by whom? It is calling by the end client. समझ आ रहा है आप लोगों को. यहाँ जो वेब एप्लीकेशन आ रहा है, ये भी तो आपका क्लाइंट है, और इसे जो कॉल कर रहा है, that is your end user, and that end user is using the browser and browse. और वो ब्राउजर से आ रहा है तो वो किसके थ्रू आ रहा होगा, यहाँ कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा होगा, यहाँ चल रहा होगा
उसका मतलब इसके यहाँ पर कौन होंगे? क्लाइंट्स, है ना? जो कौन से क्लाइंट्स होंगे मेरे पास? एंड यूजर क्लाइंट्स। और वो किसके थ्रू आ रहे होंगे? वो आते होंगे HTTP के थ्रू, राइट? और फिर HTTP में या तो स्टर्ट्स यूजर होगा या JSP सर्वर यूजर होगा, एंड दिस HTTP रिक्वेस्ट इज हैंडेड ओवर टू EJB by using RMI, and it is underlying, it is doing this serialize deserialize process and hand it over the request to the EJB. EJB will do their processing. The processing could be the business logic, or either it is talking to some database and it is getting some result from database and hand it over to the EJB, and then hand it over back to my web application, and web application will render the output and hand it over the result to the end client. समझ आ रही बात आप लोगों को कैसे काम चल रहा है? और बोलते हैं कि अगर मेरे को ऐसा करना है, सो दीज आर माई रिमोट क्लाइंट्स। ये मेरे कौन से क्लाइंट्स है? रिमोट क्लाइंट। सो मैंडेटरी थिंग इज आपको यहाँ कुछ इंटरफेसेस बनाने होंगे CJB पे, दैट इज कॉल्ड द रिमोट इंटरफेसेस। तो आपको समझना है कि जो भी मेथड आप क्लाइंट तक पहुंचाना चाहते हो, क्लाइंट इज वूम दिस थिंग, दैट इज योर वेब क्लाइंट्स, है ना? तो स्टर्ट्स और स्प्रिंग और JSP सर्वलेट, इन सब तक जो मेथड आपको पहुंचाने हैं EJB के, जो एक JVM से दूसरे JVM तक पहुंचाने हैं, यू नीड टू क्रिएट अ रिमोट इंटरफेस। नहीं यार, वो EJB 2 पे थे, यहाँ नहीं उतरे। होम इंटरफेस इज नॉट देयर इन EJB 3। EJB 3 में आपके पास क्या है? रिमोट इंटरफेस। रिमोट इंटरफेस सेज कि कौन कौन से मेथड आप पहुंचाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ जाकर 10 मेथड्स बनाए, राइट? और आप कितने एक्सपोज करना चाहते हो? 5। तो 5 की एंट्री कहाँ करोगे? रिमोट इंटरफेस में। सो नाउ दीज 5 इज अवेलेबल इन द क्लाइंट साइड, और मैं उन्हें कॉल लगा सकता हूँ, राइट? समझ आ रही बात आप लोगों को? क्लियर हुआ? तो व्हाट इज द रिमोट? इट मीन्स कि आप उसे एक्सपोज करना चाहते हो बाहर। और आपको समझना है, रिमोट कॉल बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि जब भी रिमोट कॉल हो रही है, आप देख रहे हो ना क्या हो रहा है? सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन, एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, क्योंकि CPU यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा करेगा। तो आपको सोचना है कि अगर मेरी एप्लीकेशन को बहुत नीडेड है कि मैं आउटसाइड क्लाइंट्स को देना चाहता हूँ कुछ मेथड्स, देन मैं उन्हें रिमोट बनाऊँ। और अगर मैं एक ही JVM पे प्ले करना चाहता हूँ, तो देयर इज नो नीड ऑफ रिमोट इंटरफेसेस, देयर इज ओनली नीड ऑफ लोकल इंटरफेसेस। तो लोकल इंटरफेसेस का मतलब है विद इन द JVM। समझ आ रही बात आप लोगों को? So it means you have two choices. When you are creating this thing, you have two choices. Either you go for remote, either you go for local, or either you go for both. सोचो, both भी हो सकता है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी ही JVM में एक वेब एप्लीकेशन चल रही है, वो मेरी इंटरनल है, वो भी यूज़ करना चाहती है, और एक्सटर्नल वाला भी कोई एक्सेस करना चाहता है। जैसे आप जैसे प्रैक्टिकल वर्ड में देखो, जैसे फ्लिपकार्ट पे अगर हम गए, तो फ्लिपकार्ट ने अपना लॉजिक खुद लिखा, और वो अपने नए डिस्काउंट स्कीम्स दिखाना चाहता है अपनी वेबसाइट पे, और वो जेबोंग को भी दिखाना चाहता है, क्योंकि जेबोंग और जंगली ये सब क्या कर रहे हैं आजकल, ये कॉमनली आपके डेटा को दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब वो सबके रेट्स दिखा रहे हैं, अमेजोन के, फ्लिपकार्ट के एक ही जगह पे। तो मैं अगर उन्हें एक्सपोज कर रहा हूँ, तो मैं रिमोट इंटरफेस एक्सपोज करूँगा। क्लैरिटी है? हाँ जी, यहाँ तक समझ आया? तो मैंने यहाँ पर रिमोट भी चूज कर लिया, लोकल भी। और एक और तरीका है, नो इंटरफेस व्यू। अगर आप रिमोट भी मत यूज़ करो, लोकल भी मत यूज़ करो, है ना? सिर्फ आप बीन बनाओ। उसका नुकसान है, अगर आपने बीन बनाया डायरेक्टली, तो बीन में 10 मेथड है, तो 10 के 10 एक्सपोज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप रिमोट और लोकल करते हो, तो आप उसमें स्पेसिफाई कर दो कितने मेथड आप एक्सपोज करना चाहते हो। एंड देयर इज अनदर थिंग दैट इज कॉल्ड एसिंक्रोनस। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं, दैट इज सिंक्रोनस, यानी कि स्टेटलेस, स्टेटफुल, सिंगलटन, ऑल इन सिंक्रोनस फैशन। और हम इसी को कैसे चला पाएंगे आगे चल के? एसिंक्रोनस का मतलब है कॉल, फायर एंड फॉरगेट फीचर। मतलब आप कॉल करो, फॉरगेट हो जाओ। हाँ, बिल्कुल वैसे ही काम करता है। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या डिफरेंस है। अभी तो हम पहला बेसिक एग्जाम्पल बनाते हैं। सो नाउ आई जस्ट डू क्लिक ऑन नेक्स्ट, मैंने इसे नेक्स्ट पे क्लिक किया, एंड दिस इज माई कैलकुलेट बीन, एंड देन आई डू फिनिश। Now it is create this thing, that is stateless bean आपके पास create करेगा, and this is the stateless। अगर आप इसे खोलो तो आपको नजर आएगा, there are 3 things it is get created। One is your bean,
विच इज इम्प्लीमेंटिंग टू इंटरफेसेस, रिमोट एंड लोकल। तो आप देखो लोकल बनाने के लिए सिर्फ क्या लिखना है, @local it, and अगर आप देखो तो इट इज प्लेन इंटरफेस, नथिंग स्पेशल इन इट, एंड दिस इज द रिमोट एंड @remote, नथिंग स्पेशल इन इट। हाँ जी, समझ आती बात आप लोगों को। सो नाउ इन दिस रिमोट इंटरफेस यू वांट टू एक्सपोज सब मेथड टू द आउटसाइड वर्ल्ड, है ना। हम चाहते हैं कि कोई वेब एप्लीकेशन इसे एक्सेस कर पाए। हाँ, ये दोनों नहीं बनते हैं, सिर्फ क्लास बनती है। द प्रॉब्लम इज उस क्लास के सारे मेथड आपके पास एक्सपोज होते हैं। सो हम यहाँ जाकर क्या करते हैं, नाउ आई एम डूइंग पब्लिक इंट ऐड इंट, तो बहुत बेयर मिनिमम से बनाता हूँ। सो आई वांट टू ऐड 2 नंबर्स लॉजिक, तो मैंने यहाँ एक इंटरफेस में मेथड दिया, एंड दिस मेथड इज नाउ एक्सपोज टू द आउटसाइड वर्ल्ड। कोई भी जाकर इसे इन्वोक कर सकता है, जो भी जावा क्लाइंट है। अब मैं यहाँ पर जाके कैलकुलेटर बीन पे आता हूँ, और आप देखो जैसे ही मैंने ऐसा किया और सेव करता हूँ तो यहाँ एरर आने लग गया, बिकॉज आई नीड टू ओवरराइड इट। मैंने इसे ओवरराइड कर दिया यहाँ पर। सो आई एम डूइंग दिस पब्लिक इंट ऐड इंटीजर x इंटीजर y, और यहाँ एक बहुत प्लेन सा लॉजिक लिख दिया, दैट इज रिटर्न x प्लस y, एंड आई आल्सो पुट एनोटेशन @override। सो इट मेक सेंस कि हम ओवरराइड कर रहे हैं यहाँ पर। बताओ जी, समझ आता है आप लोगों को। सो व्हाट इज इनसाइड योर बीन, यू हैव द लॉजिक, एंड बिकॉज इट्स एन स्टेटलेस बीन, सो आई डू नॉट हैव एनी इंस्टेंस वेरिएबल, है ना। और इसमें पूलिंग वूलिंग सब वो अपने आप मैनेज करने वाला है। सो दिस इज व्हाट वी डिड स्टेटलेस बीन, है ना। अब हमें इसे क्या लिखना है, कॉलिंग कोड। सो अगर आप देखो, सो यू आर राइटिंग प्योर जावा, कुछ भी स्पेशल नहीं है। हमने देखा क्या लगाया यहाँ पर, @stateless, है ना, और @local, @remote। नाउ मुझे इसे कॉल करना है, सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, ताकि मैं चाहता हूँ दोनों JVM पे चलना शुरू हो। सो आई जस्ट क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट दैट इज डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। ध्यान देना आप लोग इस पे, और यहाँ मैं इसका नाम देता हूँ व्यू, बिकॉज दैट्स अ मॉडल, और यहाँ सिर्फ क्या होगा, व्यू वाला सेक्शन होगा। और देखो यहाँ पर आपका JBoss आ रहा है, देन डू नेक्स्ट। अगर web.xml बनानी है सो यू कैन क्रिएट, अदरवाइज हम एनोटेशन से खेलेंगे इसमें। सो नाउ आई हैव दिस थिंग, और यहाँ से हम सबसे पहले राइट क्लिक करते हैं, न्यू करते हैं, और यहाँ JSP फाइल बिल्ड करते हैं, ठीक है। और यहाँ JSP में इसका नाम देते हैं index.jsp। नेक्स्ट फिनिश करते हैं। सो यू हैव index.jsp, और इस index.jsp पे जाकर मैं एक फॉर्म बनाया था, राइट। और यहाँ हम फॉर्म में एक एक्शन बनाए थे, और यहाँ ऐसा नाम देते हैं कंट्रोलर। सो कंट्रोलर के हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर सर्वलेट बनाएंगे, जहाँ पर इसे दिखाएंगे, राइट। और यहाँ जाकर कुछ ऐसा करते हैं, इसमें डालते हैं टेबल टैग में टेबल tr td, और यहाँ एक लेबल डाल देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं एंटर दी फर्स्ट नंबर, या सिर्फ लिख देते हैं फर्स्ट नंबर, और इसका td यहाँ बंद कर देते हैं। देन आई एम गोइंग टू क्रिएट अनदर td, और कहते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट, उसका एक नेम दे देते हैं, दैट इज फर्स्ट नंबर, और इसमें एक प्लेस होल्डर डाल देते हैं। और प्लेस होल्डर डालने के लिए मैंने आपको बताया था हमें डॉक टाइप HTML लिखना पड़ेगा सिर्फ, दैट इज यूजिंग HTML5, एंड देन आई एम राइटिंग प्लेस होल्डर, जो वाटरमार्क दे देगा आपको, टाइप फर्स्ट नंबर है, दैट्स इट। और इसका यहाँ TD बिल्ड बंद कर देते हैं, राइट। और यहाँ जाकर हम किसे बंद कर देते हैं, इसके TR को, और इसी चीज़ को हम कॉपी करते हैं, एंड देन पेस्ट इट, एंड नाउ आई एम टाइपिंग हियर सेकेंड नंबर, और इसका नाम क्या कर देते हैं हम, सेकेंड नंबर। तो हमारा UI तैयार है, ठीक है। और यहाँ जाकर फिर से एक TR TD बिल्ड कर देते हैं, और यहाँ इस बार हम क्या डाल देते हैं, इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है। और यहाँ आप क्या स्पेसिफाई कर देते हो, वैल्यू इक्वल्स टू ऐड, हम एडिशन का लॉजिक यहाँ लिखना चाहते हैं, और
यहाँ TD के साथ मैं दे देता हूँ कॉल स्पैन 2 कि एक ही जगह नजर आना शुरू। क्लैरिटी है, ये हमारा एक फॉर्म बन गया और यहाँ हम स्पेसिफाई कर देते हैं मेथड इक्वल्स टू पोस्ट डेटा भेजना। सो नाउ आवर फॉर्म इज गेट रेडी। अब आप यहाँ से जाओ एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट अ सर्वलेट, है ना। और सर्वलेट क्या करेगा, इट विल टेक द वैल्यू फ्रॉम JSP एंड हैंड ओवर टू EJB। तो आपको देखो MVC बन गया आपका, इट्स अ व्यू, इट्स अ JSP और JSP इज टॉक टू सर्वलेट। और यहाँ हम जाकर ऐसा लग देते हैं, इसे किसी पैकेज में डाल देते हैं। इसका नाम कंट्रोलर दे देते हैं और यहाँ हम इसका नाम रख देते हैं कैलसी कंट्रोलर, राइट। और इसका नाम एडिट करके मैं कर देता हूँ सिर्फ /कंट्रोलर नेक्स्ट। और वी आर गोइंग टू यूज ओनली पोस्ट। आपके पास बन गया कंट्रोलर एंड जो अनवांटेड कोड है उसे मैं डिलीट कर देता हूँ एंड दिस इज द डू पोस्ट थिंग। और यहाँ जाकर हम क्या करते हैं, आई एम गोइंग टू टेक द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर कैसे लोगे आप, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर और द फर्स्ट नंबर विल बी कम फ्रॉम this thing and it is always give string, so I need to convert it by using integer dot parseInt. So here I converted this thing और इसको कॉपी करते हैं। same thing I'm going to use here, that is the second number. This is second. So I have the first number, I have the second number and the logic is in now in my EJB, है ना। और उस EJB को मेरे को क्या करना है, यहाँ पर इंजेक्ट करना है। But the problem is my code is in my view project and logic is in my model project. तो मुझे यहाँ से view से model को कॉल लगाना है। So the thing is Eclipse को मेरे को समझाना होगा कि ऐसा करना है। तो Eclipse को बताने के लिए I need to add a dependency of model project in a view project. Otherwise I am not able to access the model classes in view project. तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है अपने व्यू पे और गो टू द प्रॉपर्टी सेक्शन एंड इन दिस प्रॉपर्टी सेक्शन गो टू दिस जावा बिल्ड पाथ सेक्शन। और बिल्ड पाथ में देखो आपके पास क्या आ रहा है, प्रोजेक्ट एंड आई एम एडिंग द डिपेंडेंसी ऑफ मॉडल इन अ व्यू एंड देन आई डू ओके, राइट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, आई एम गोइंग टू यूज @EJB एनोटेशन। @EJB इज यूज टू ऐड द डिपेंडेंसी ऑफ EJB। इट मीन्स वो जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन वर्ड पढ़ा था ना आप लोगों ने, वो इसके थ्रू इंजेक्ट होगा। अब मैं यहाँ जाके स्पेसिफाई कर रहा हूँ कैलसी बीन रिमोट। तो आपको समझना है कि रिमोट इंटरफेस नाउ गेट इंजेक्टेड हेयर। और मैं यहाँ जाके क्या लिख रहा हूँ, दैट इज अ रिमोट, है ना। तो आप इसे क्या बोलोगे, दिस इज द डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो यहां पर आपके पास क्या हो गया, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अंडरलाइन ये क्या कर रहा है, अंडरलाइन ये कुछ ऐसा कर रहा है, देखो मैं कमेंट्स करके लिख रहा हूं, इट इज गोइंग टू डू दिस थिंग, ऐसा कर रहा है यहां पर, रिमोट इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर, ऐसा कर रहा है वो अंदर जाकर। यानी क्या कर रहा है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा है और उसे आप कास्ट किस में कर रहा है, कैलकुलेटर बीन रिमोट में, है ना। सो दिस इज द थिंग प्रोवाइडेड बाय योर EJB. So this is your dependency injection. Now EJB is get injected in your view. अभी आपको क्या करना है, now I need to write remote dot add और उसमें क्या पास कर दूँ, first number, second number. So you have the first number, you have the second number, और now you will have the result. क्योंकि हमने वहाँ से रिटर्न किया था ना, तो कंपलसरी है जो भी आप EJB के अंदर मेथड बनाओ ना वो रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि आप उसे कॉल कहाँ करने वाले हो, दूसरी जगह। अगर वही प्रिंट कर देगा तो आपको थोड़ी मिलेगा। दैट्स व्हाई आई नीड टू रिटर्न इट। नाउ जो भी मेरे पास आउटपुट आया, आई वांट टू प्रिंट इट, राइट। या तो मैं इसे यहाँ प्रिंट कर दूँ या उसे सेंड बैक कहाँ कर दूँ मैं, उसी JSP पे, है ना। तो अगर आप उसी JSP पे दिखाना चाहते हो
तो देखो इस तरीके से दिखा सकते हैं हम। मैं यहाँ जाके लिखता हूँ रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, और इसे डिस्पैच कहाँ कर देते हैं, इंडेक्स डॉट JSP पे फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड में क्या लिखते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, और इस रिजल्ट को किस में फिल कर देते हैं, रिक्वेस्ट में, ताकि ये रिजल्ट कहाँ पहुँच जाए, रिजल्ट डेटा रख देता हूँ इसका नाम, और रिजल्ट। इससे क्या हुआ आपके पास, ये जो रिजल्ट था वो किस में सेट हो गया, इस की में, ये की में सेट हुआ, और आपने इसे यहाँ से फॉरवर्ड भी कर दिया उसे। अब जो आपने इसे फॉरवर्ड किया तो ये कहाँ पहुँचा, index.jsp पे, और आप index.jsp पे क्या करोगे, यहाँ दिखा दोगे h1 रिजल्ट इज, और यहाँ के लिखोगे परसेंटेज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट एंड व्हाट इज इट, रिजल्ट डेटा, उसको हम लिख लेते हैं यहाँ से, रिजल्ट डेटा डेट्स की, तो मैंने इसे कॉपी कर दिया एंड नाउ आई पेस्ट इट हियर, राइट। तो यहाँ आउटपुट आपके पास दिखना शुरू हो जाएगा, जो भी डेटा आपके पास वहाँ से जनरेट हुआ। दिस थिंग इज क्लियर, ठीक है। MVC बन गया हमारे पास, JSP इज गोइंग टू कॉल कंट्रोलर एंड कंट्रोलर इज टॉक टू EJB, तो आपके पास कुछ ऐसा बन गया MVC में। So now you have this JSP, it's a view, and servlet है ना, servlet क्या कर रहा है, which is talking to the JSP and handed over the result to the EJB. So servlet is now become your controller and your EJB is become your model, है ना, जिसमें हमने पूरा लॉजिक लिख दिया। तो हमने JSP से टॉक करी किससे, कंट्रोलर से, कंट्रोलर ने डेटा किसको दिया, EJB को, EJB ने रिजल्ट किसको दिया, कंट्रोलर को, और कंट्रोलर रिजल्ट किसको दिया, JSP को, और आपकी एप्लीकेशन क्या बन गई, MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर, राइट। Now the clarity, now the last step, that's a final step. So now I have the model, I have the view. The final step is I create another project जहाँ मेरे को इन दोनों को मिक्स करना होगा, एक जगह रखना होगा। So new, और यहाँ जाकर आपको किसे चूज करना है, इस बार एंटरप्राइज एप्लीकेशन प्रोजेक्ट। एंटरप्राइज एप्लीकेशन प्रोजेक्ट का मतलब होता है वेब से बनती है वॉर, वेब को हमने किया ना एक्सपोर्ट, जब भी करते हैं तो क्या बनती है आपके पास, वॉर। जावा से बनती है जार, और वॉर प्लस जार इज इक्वल टू EAR, इंटरप्राइज आर्चिव, है ना। तो आपको इससे ऐसे समझना है कि हम लोग जब वेब एप्लीकेशन बना रहे थे जिसमें अपने सर्वलेट और JSP बनाई है, जब आप उसे कंप्रेस करोगे यानी कि उसे एक्सपोर्ट करोगे तो क्या बनाएगा, वॉर फाइल, दैट इज कॉल्ड वेब आर्चिव। और जो आपने EJB बनाई है, EJB एप्लीकेशन, उससे वो क्या बनाएगा, जार, है ना, और नहीं जार EJB से क्या बनेगी, जार मीन्स जावा आर्चिव, क्योंकि जावा ये तो कोड लिखा हुआ है आप लोगों ने। व्हेन दिस इज सम टुगेदर, जब ये दोनों एक ही चीज के अंदर पैक की जाती हैं, दैट इज कॉल्ड EAR, इंटरप्राइज आर्चिव, ठीक है। तो अभी जो बनाने वाले हैं दैट इज बिकम इंटरप्राइज आर्चिव। सो न्यू इंटरप्राइज एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, राइट। और यहाँ जाकर आप क्या करोगे, यहाँ जाके आप स्पेसिफाई करोगे कैल सी EAR, ठीक है। और यहाँ जाकर मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ, देखो पूछ रहा है मॉडल व्यू, दोनों को इसमें डाल दूँ, यस, और जब फिनिश कर देते हैं, देखना वो आप क्या होता है। देखो आप इसे ओपन करते हैं, इसे ओपन करते हैं तो आपको देखो नजर आएगा जार और वॉर किसके अंदर है, अब इस प्रोजेक्ट के अंदर। अब आपको इस प्रोजेक्ट को किस में डालना है, JBoss में, ठीक है। अब कैसे डालोगे, देखो इसे डालने के लिए आप इसे राइट क्लिक करोगे, ऐड एंड रिमूव पे जाओगे इसके, और ऐड एंड रिमूव पे जाकर कैलसी को डालोगे तो कैलसी के अंदर दोनों है, मॉडल व्यू दोनों ऐड हो गए। दोनों कहाँ पहुँच गए, JBoss में, तो JBoss में पहुँच गए। अब जहाँ हमारा JBoss है हम उस लोकेशन में पहुँचते हैं पहले, तो जहाँ मेरा JBoss पड़ा है
दैट इज इन माई सॉफ्टवेयर फोल्डर JBoss। मैंने आपको बताया था JBoss में स्टैंड अलोन में डिप्लॉयमेंट में सब कुछ जाता है, तो मैं इसे डिलीट मार देता हूँ, राइट। सो देयर इज नथिंग राइट नाउ इन माई डिप्लॉयमेंट। अब मुझे यहाँ पर जाकर जैसे ही मैंने इसे डाला और मैं इसे राइट क्लिक करके फुल पब्लिश करता हूँ, राइट क्लिक किया, फुल पब्लिश, नाउ इट इज गेट पब्लिश्ड हेयर। देख रहे हो आप, यहाँ पहुँच गए। और अगर आप इसे खोल के देखोगे तो आपको नजर आ रहा है वॉर भी गई है और जार भी गई, डेट्स व्हाई इट इज ER। और देखो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, डू डिप्लॉय, वो कह रहा है कि आप इसे डिप्लॉय करो। अब जब आपको इसे डिप्लॉय करना है, सो द थिंग इज आपको इसका राइट क्लिक करना है और इसे स्टार्ट कर देना है, तो डिप्लॉय हो जाएगा। ठीक है जी, ये बात क्लियर है आप लोगों को। जो हम लोगों ने अभी तक पब्लिश किया दैट इज हियर। अब आपको क्या करना है, आपको इस पर राइट क्लिक करना है एंड देन यू गो एंड स्टार्ट इट। सो नाउ योर JBoss सर्वर इज गोइंग टू स्टार्ट। अब देखो आपके पास यहाँ कंसोल पे सब कुछ लिखा आना शुरू हो जाएगा, राइट। सो इट इज गोइंग टू स्टार्ट दिस थिंग। अब अगर वो इसी थर्ड लाइन पे बहुत देर तक फ्रीज्ड है, तो आपको समझना है कि ये इस वजह से फ्रीज्ड है क्योंकि आपके पास Java 8 है और Java 8 का अभी तक इसके पास सपोर्ट नहीं, करेक्ट सपोर्ट नहीं है इसके पास। सो नाउ इट इज फ्रीज्ड फ्रॉम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सो इट मीन्स द प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ Java 8 इट इज गेट फ्रीज्ड। तो आपको क्या करना है, अपनी मशीन पे जाकर जस्ट स्टॉप दिस सर्वर एंड गो टू द विंडो, गो टू द प्रेफरेंसेस सेक्शन, और यहाँ आपको Java का ऑप्शन नजर आएगा और यहाँ नजर आ रहा होगा इंस्टॉल JREs। बाय डिफॉल्ट आई हैव द JRE ऑफ 8, सो आई नीड टू ऐड समथिंग एल्स। मैं यहाँ जाता हूँ और आई एम गोइंग टू यूज माई JRE 7 बिकॉज की डिपेंडेंसी है इस पर। सो गो टू द प्रोग्राम फाइल्स, यहाँ से हम चूज कर लेते हैं इन प्रोग्राम फाइल्स Java, दिस इज अ सेक्शन, और अब यहाँ से JRE 7 पिक कर लो एंड क्लिक इट। ये आ गया JRE 7 एंड देन डू फिनिश। अब आपके प्रोजेक्ट में आप टिक कैसे कर दो, JRE 7 पे देन क्लिक ओके, राइट। तो इसमें JRE 7 का अप्लाई कर दिया। नाउ गो टू द सर्वर एंड स्टार्ट इट अगेन। ठीक है, अब आप देखो इसने यहाँ पर है, अब ये आगे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली, समझ लग गया। सो नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ Java 8। और साथ साथ अगर आप इसे फिगर आउट करोगे तो देखो यहाँ लिखा रहा है डू डिप्लॉय, और थोड़ी देर बाद यहाँ लिखा आना शुरू हो जाएगा डिप्लॉइंग और डिप्लॉयड, है ना। जब डिप्लॉइंग लिखा आएगा तो वो डिप्लॉय हो रहा था, और वंस इट इज गेट डन इट इज सेइंग इट इज गेट डिप्लॉयड, नाउ योर प्रोजेक्ट इज रेडी। वंस इट इज गेट रेडी, तो आपको अब क्या करना है, आपको अपने index.jsp पे जाना है एंड रन दिस JSP। आपकी JSP आप चला दोगे। So it will take some time. So now what you have your JSP, है ना। रिजल्ट इज नल लिखा रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू है नहीं हमारे पास, तो हम उसमें कुछ इफ एल्स कंडीशन डाल सकते हैं। नाउ आई एम पुटिंग समथिंग एंड इट इज गिविंग रिजल्ट टू मी, सो इट मीन्स इट इज कॉलिंग द EJB फ्रॉम सर्वलेट, और वहाँ से जो रिजल्ट आ रहा है वो मेरे को हैंड ओवर करना है, राइट। तो ये हम लोगों ने एक बेसिक एग्जाम्पल कर लिया, फिर इससे नेक्स्ट हम करेंगे से कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स, ठीक है।